मणिपुर अगर टूटता है नागालैंड मिजोरम के साथ मिलकर, सीधे के सीधे वो या तो चाइनीज प्रभाव में जाएगा, और अगर चाइनीज प्रभाव में नहीं जा पाता है तो स्पष्ट रूप से वो वेटिकन के प्रभाव में जाएगा, और वेटिकन के माध्यम से वहां बड़ा इंफ्लुएंस रहेगा सीआईए का। वही सीआईए जिसने वहां पर बहुत व्यापक मात्रा में ड्रग एडिक्शन फैलाया है। नागालैंड और मिजोरम के लोगों को हथियार कहां से मिलते हैं, पैसा कहां से मिलता है? अफीम की खेती से। वहां एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो अफीम की तस्करी करता है। अफीम का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है, या एक समय सप्लायर कौन था? घोषित रूप से चीन से बड़ा अफीमची पूरी दुनिया में नहीं। अफीम उगाने में, खाने में, खिलाने में चीन का टक्कर कोई नहीं। अब चीन अपने यहां इस चीज को उगाता है और साथ साथ चाहता है कि ऐसे देशों में भी उगाया जाए जहां हम उपद्रव करेंगे। अब होता क्या है, इन क्षेत्रों की नेचुरल ब्यूटी इतनी अच्छी है कि ये पर्यटकों से भरे रहते हैं, कई बार स्टूडेंट्स से भरे रहते हैं, रिसर्चर्स से भरे रहते हैं। अब जो लड़का यहां से गया है पढ़ाई करने के लिए, आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, संसद ने क्या किया, व्यभिचार की धारा हटा दी। कोई भी नर किसी भी मादा से रमण कर सकता है यदि कंसेंट हो, सीधी बात है। अब वहां पर जाकर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, रमण करेंगे, ड्रग एडिक्ट बनेंगे। तो ड्रग कैसे दिया जाएगा? कोई ड्रग की कीमत है मान लो मार्केट में 1000 रुपया, उसको ये पहले फ्री सैंपलिंग में देते हैं। जो मिशनरियां हैं वो क्या करते हैं, फ्री सैंपलिंग में देती हैं। फ्री सैंपलिंग में देती हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब बच्चे को लग गई है ड्रग की आदत। ड्रग की आदत जब उसको लग चुकी है तो उसका दाम बढ़ा देंगे 50 रुपया, 100 रुपया, मामूली दाम। 50 रुपया, 100 रुपया में वो ड्रग खरीदने लगा। अब वो जो है ये नहीं कर सकता कि हमको फ्री में दो। 2 महीना के लिए सप्लाई खत्म अचानक से। अब 6 महीना वो ड्रग ले चुका है, पैसा दे चुका है। यही हाल पंजाब मॉडल में भी आप देखें, पंजाब के 40% पगड़ीधारी अब क्रिश्चियंस बन चुके हैं। वो पगड़ीधारी जो है ना, वो गुरु के सिख नहीं रहे, अब वो पप्पा जी जो पोप हैं उनके अनुयायी बन चुके हैं, लगभग 40%। बाकी 60% में भी एसजीपीसी के नियंत्रण वाले हैं, जो हिंदुओं से बहुत घृणा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं को भर भर टोकरी गाली देते हैं। अभी खालिस्तान ने एक बयान जारी किया है कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो खालिस्तान सेपरेट पंजाब की मांग करेगा, या बेटर देन दैट वो मांग करेगा कि हमारा पूरा पंजाब पाकिस्तान में मिलाया जाए। और ये वो करेंगे, इंडियन आर्मी को कोऑपरेट नहीं करेंगे खालिस्तान वाले। पंजाब इज गोइंग टू बिकम सेकंड बंगाल इन टर्म्स ऑफ टेररिज्म एंड जेनोसाइड। तो ड्रग की सप्लाई आपने रोक दी 2 महीना के लिए, अब वो बच्चा तड़पेगा, अब उसको चाहिए ड्रग किसी भी कीमत पर। अब जब बात आती है किसी भी कीमत पर, तो आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ ड्रग्स को रिलीज करते हैं मार्केट में, दाम रख देते हैं 2000, 3000। अगले के पास हैसियत नहीं, अगला क्या करेगा? अगला क्रिमिनल बनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, तस्करी करेगा, घर से पैसा मांगेगा, ब्लैकमेलिंग करेगा, या फिर वेश्यावृत्ति में उतरेगा। लड़कियां क्या करेंगी? शरीर बेचेंगी। आप कहेंगे तुम पॉर्न वीडियो बनाओ, वेश्यावृत्ति करो, तुमको 2000, 3000 पर वीडियो का दिया जाएगा। अपने नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो विद्यार्थी जो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली से अरुणाचल पढ़ने गया था, और ये सरकारी रिपोर्ट आई है कि अरुणाचल के विश्वविद्यालयों के 80-90% बच्चे यौन रोगों से ग्रस्त हो चुके हैं, ड्रग एडिक्ट बन चुके हैं। फिर आएंगी ईसाई मिशनरियां कि तुमको ड्रग के लिए पैसा नहीं मिल रहा, हम देते हैं पैसा, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। वेश्यावृत्ति में आप जा चुके हैं, क्रिश्चियन बन चुके हैं। आप देश के लिए एसेट हैं कि लायबिलिटी हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? आपका मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट क्या हुआ? अब आप देश के किस काम आएंगे? अब तो आप मिशनरी के शिकंजे में आ गए ना। फिर क्या होगा? इंटरनल वारफेयर छिड़ेगा, गृह युद्ध छिड़ेगा, और उसका दन से आप 2 स्टेट को काट के अलग करेंगे, उनको ईसाई कंट्री बना देंगे। ये काम करता है हिंदुओं, ऐसे योजना चल रही है। एक अच्छा खासा विद्यार्थी कैसे वेश्यावृत्ति के माध्यम से ड्रग एडिक्ट बनकर आतंकवादी बनता है, इसकी ये चाल। ये भी समझ में नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट जोशुआ जाति जनगणना का बहुत भयंकर दुरुपयोग करने वाला है, पूरा का पूरा डाटा अपडेट करने वाला है। हालांकि वो इसके लिए सरकार पर आश्रित नहीं है, फिर भी उसके रिसोर्सेज का वो प्रयोग करेगा ही। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों के ऊपर जितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और उनसे सटे सीमावर्ती और भी बहुत से। आप सीमावर्ती पूरा देख लीजिए, कहीं देख लीजिए सीमावर्ती, केरल देख लीजिए, इधर आप तमिल देख लीजिए, तमिलनाडु, उधर कश्मीर देख लीजिए, इधर पूर्व बॉर्डर में बंगाल देख लीजिए, उधर अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, कहीं देख लीजिए। लगभग सीमांत प्रांत अब इस प्रकार के चपेट में आ चुके हैं। अब कांग्रेस के समय को अगर आप याद करें तो पकड़ पकड़ कर नसबंदी की जाती थी। क्या उस नसबंदी वाले में मुसलमान सम्मिलित थे? जाहिर सी बात है, नसबंदी गला पकड़ कर तो करेगा नहीं, पैंट उतार कर ही करेगा। पैंट उतार कर करेगा तो पता चल जाएगा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमानों को अगर पकड़ पकड़ के आप नसबंदी करेंगे तो ऐसा भयंकर विस्फोट होगा, ऐसा गृहयुद्ध छिड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए
जनरली जो नसबंदी अभियान चलाया गया इंदिरा के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में, उसमें मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी, अधिकांश हिंदू थे, 90% हिंदू ही इसके शिकार हुए। उस समय क्या कहा गया? जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। आज क्या कहा जा रहा है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, आजकल कह रहे हैं, लेकिन जब संख्या भारी करने का समय था तब आपने क्या किया? हिंदुओं को पकड़ पकड़ कर कुंवारे लड़कों तक की नसबंदी करा के उनके पूरे वंश को समाप्त कर दिया। जिनका वंश बचा उनको आपने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह की ओर प्रेरित किया, उनको पैसा दे देकर ये कुकर्म करवाया। जो लड़कियां सही उम्र में शादी की जा सकती थी उनको आपने जानबूझकर यौन कुंठा से 18 साल 21 साल तक कुंठित रखा और उसके बाद उनको खुलेआम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करने की अनुमति दे दी, गर्भपात करने की अनुमति दे दी, लेकिन विवाह करने की अनुमति नहीं दी। आप इस देश को ऑफिशियली एक वेश्यालय बनाने पर तुले हुए हैं। ये काम न्यायपालिका कर रही है, संसद कर रही है। दे आर कन्वर्टिंग ऑफिशियली इंडिया एज ए होर हाउस। मैं बहुत कड़े शब्दों का ब्रोथल के रूप में प्रयोग करने जा रहे हैं, मैं बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मेरे पास इससे सटीक शब्द नहीं है। द जुडिशियल एंड पॉलिटिकल माफिया इज ट्राइंग टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ ब्रोथल। तो क्या होगा? अधिकारियों को कहा गया कि अगर आप इतना टारगेट पूरा नहीं करेंगे, इतनी नसबंदी नहीं करवाएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे भी वैक्सीन के समय किया गया ना कि इतना टारगेट पूरा करना, वैक्सीन ठोक ठोक कर, कोई परीक्षण नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, बस पकड़ के ठोक दो। जानबूझकर सरकार की खुलेआम गुंडागर्दी तुम लोगों ने वैक्सीन के मामले में देखी है, उसका दुष्परिणाम देखा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। भाई किस मिट्टी के बने हो तुम लोग? पकड़ पकड़ कर कांग्रेस ने नसबंदी करवाई थी, पकड़ पकड़ कर उस समय अधिकारियों को कहा जाता था इतना टारगेट पूरा करो नहीं तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। और पकड़ पकड़ कर जब हिंदुओं की जनसंख्या को कम कर दिया गया, विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि के साथ ऐसा किया गया, आज कहा जा रहा है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जाति जनगणना का नंगा सत्य तुम लोग के सामने है। आपको मैंने बताया मिडिल ईस्ट में अव्यवस्था को बनाए रखने के लिए आपको एक मामला याद होगा, याद तो मुझे भी है, आखिरी विषय, लेकिन सद्दाम हुसैन का मामला आपको याद होगा। सद्दाम हुसैन कौन था? इराक का तानाशाह। अमेरिका ने उस पर आक्रमण किया यह कहकर कि तुम विश्व के लिए खतरा हो। सद्दाम हुसैन जब तक अपने देश में शासन कर रहा था तब तक जनरली किसी को कुछ बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी। समस्या कब हुई? जब उसने कुवैत पर आक्रमण किया। कुवैत से जब वो झगड़ा लड़ना चाहता था, गल्फ वार जिसको आप कहते हैं, गल्फ वार जब आप पढ़ेंगे, खाड़ी देशों का युद्ध, बहुत आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा गल्फ वार के पीछे। सद्दाम हुसैन ने जब गल्फ वार किया कुवैत, तो सद्दाम के खिलाफ लगभग पूरा विश्व एकजुट होने लगा था। मैं आपको देशों के नाम पढ़कर बताता हूं, आप जरा पकड़ने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें कितने देश इस्लामी हैं। यह ध्यान रखें, सद्दाम हुसैन शिया मुसलमान नहीं था, जहां तक मुझे जानकारी है। शिया ईरान में है, इराक के लोग लगभग सुन्नी ही हैं। लेकिन सद्दाम हुसैन ने जब अगस्त 1990 में कुवैत पर हमला किया था तो उसको किन देशों से विरोध का सामना करना पड़ा आप देखेंगे। गल्फ वार कोलिनेशन को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसमें कितने देश मुसलमान हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, होंडुरास, हंगरी, इटली, कुवैत, मोरक्को, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नाइजर, नॉर्वे, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, रोमानिया, सऊदी अरबिया, सेनेगल, सिएरा लियोन, सिंगापुर, साउथ कोरिया, स्पेन, स्वीडन, सीरिया, टर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूनाइटेड स्टेट्स द ऑल फादर। इसमें कितने देश मुसलमान थे? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओमान, मोरक्को, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, क्या है? सब सुन्नी देश ही तो हैं। क्यों वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हुए? इसीलिए खड़े हुए क्योंकि इस्लाम हमेशा दूरदर्शी योजना को लेकर चलता है। इस्लाम 10 साल 5 साल की नीति नहीं बनाता, वो 100 साल 200 साल की नीति बनाकर काम करता है कि ठीक है अभी हम भूखे मर रहे हैं लेकिन एक समय आएगा जब हम राज्य करेंगे।
इसलिए कई बार आपको इस्लाम खुद के विरुद्ध भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनका रूट जो है वो हिंसा से उत्पन्न हुआ है। जितनी अधिक वो हिंसा करेंगे, म्लेच्छराज उतना अधिक प्रकल्प होगा, प्रभावी होगा, उतना अधिक वो उनको अपने नेमतों से नवाजेगा। इसीलिए ये सब लड़े। क्या एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के खिलाफ लड़ना सुन्नत है, जायज है? कुवैत अगर सद्दाम हुसैन से टकरा रहा है तो इस्लाम ही तो इस्लाम से लड़ रहा है ना। लेकिन क्या कभी किसी मौलवी ने इस सद्दाम हुसैन को, अगर दोनों में से दोनों सही हैं तब तो बात ही नहीं संभव है लड़ाई की, लेकिन अगर कोई एक सही है, अगर सद्दाम हुसैन सही है तो इतने सारे मुसलमान कंट्री सद्दाम के खिलाफ क्यों लड़े अमेरिका के बैनर तले? अगर सद्दाम गलत है, एक मौलवी बता दो जिसने सद्दाम हुसैन को इस्लाम से बहिष्कृत करने के लिए फतवा जारी किया हो। कोई नहीं। किस प्रकार का मजहब चल रहा है पता नहीं चलता इनका। एक भी मुस्लिम कंट्री ने सद्दाम का बहिष्कार इस्लाम से किया क्या? कि वो सच्चा मुसलमान नहीं है, राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से चाहे जो हो। तो क्या होता है, इस्लाम की नीति सदैव से विस्तारवादी रही है, साम्राज्यवादी नीति रही है। भारत की नीति ऐसी नहीं रही है। भारत साम्राज्यवादी नीति पर चल ही नहीं पा रहा है। भारत का तो कहना है कि अरे बहुत जमीन है अपने पास, कुछ तुमको चाहे तो ले ही जाओ, बल्कि ऐसा भी भारत के नेताओं ने कई बार कर दिया है। हालांकि इसमें जर्मनी, जापान, लक्समबर्ग, सऊदी अरबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स भी थे। फाइनेंशियल एड्स दिया था जापान ने बहुत ज्यादा कुवैत के आर्म फोर्स को और इराकी सेना के डिफीट में। तो जो सद्दाम हुसैन का आप पढ़ेंगे इतिहास तो क्या हुआ, जैसे ही उसने कुवैत पर आक्रमण किया उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधियों पर सैंक्शन लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया। उसके मुद्रा का अवमूल्यन तुरंत कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि के द्वारा। सद्दाम हुसैन की फौज भले लड़ी, लेकिन उस फौज के साथ लड़ने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय मुसलमानों का ही था, इस्लाम का ही था। मतलब इस्लाम अपने विस्तारवादी नीति में भी कई बार उलझ कर रह जाता है। तो आपकी विस्तारवादी नीति को कैसे स्वीकार कर लेगा और आपको कैसे हिंदू राष्ट्र बनाने दे देगा, आप ये समझ लीजिए। एक इस्लामी देश दूसरे इस्लामी देश के विरुद्ध भी अपने साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करने में कितना संघर्ष करता है, तो वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने इतनी आसानी से दे देगा, आप कैसे सोच रहे हैं? क्या लगता है आपको सीआई इतना बड़ा जो नॉर्थ ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बैठा है? और जो धीरेन्द्र शास्त्री एक हाथ में कुरान, गीता और एक हाथ में संविधान की बात करता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग आ जाएगा। पूरे के शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि जेल में बंद मुसलमान भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन मेरे साथ थे, वो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने दे देंगे। भारत आज अपने आप को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर देना, कल से इतने अधिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे भारत पर आंतरिक और बाह्य रूप से कि 2 दिन में आपके विश्वगुरु जो है सो घुटना रगड़ते नजर आएंगे पूरी दुनिया के सामने। ये वस्तु स्थिति है, नंगा सत्य है। जितने देशों से आपकी व्यापारिक संधि है, जितने देशों से प्रत्यर्पण संधि है, जितने देशों से आपने एमओयू साइन किया हुआ है, आप पर डायरेक्ट सैंक्शन नहीं लगेगा तो उन देशों पर सैंक्शन लगाकर वहां से दबाव बनवाएगा। ये हाल है अमेरिका का, ये हाल है रूस का, ये हाल है चीन का। ये सब जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना एजेंट्स म्लेच्छराज के, वो आपको बनाने देंगे नहीं इतनी सरलता से, जब तक आप एक क्लियर कट विजन अपनाने रखेंगे कि हमको किसको महत्व देना और किसको नहीं देना है। आपको शत्रुबोध बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप चाहे कितना भी भाषण दें और कितना भी आईटी सेल और मीडिया रीलबाजी करते रहें, कुछ नहीं हो सकता है। डोमेस्टिक अनरेस्ट हो जाएगा सबसे पहले। यहां आपसे शाहीन बाग नहीं संभल रहा था, आप क्या वैश्विक सैंक्शंस को संभालेंगे? मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, आपकी वस्तु स्थिति बता रहा हूं कि 4 पैसे को 4 पैसा ही बताना सीखिए। 4 पैसे को 40 रुपया बताकर मार्केट जाएंगे तो उस हैसियत से खरीद नहीं पाएंगे आप सामान को। चीर देंगे, फाड़ देंगे, हम ही महाकाल हैं, तीसरी आंख खोल देंगे, बजरंग बली की गदा उतार देंगे, ये सब ज्योतिषयोक्ति करते हैं ना। ऐसे भी 3.5 साल हिंदू राष्ट्र की जो बात थी ना, जब तक 3.5 साल नहीं बीते थे तब तक कोई नहीं कह रहा था कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सब लोग यही कह रहे थे कि बन ही जाएगा, बन ही जाएगा, बन ही जाएगा। जब नहीं बना तो कहते हैं कि अब तंत्र कुल बनेगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो अब जो है सो युद्ध तो शुरू हो ही गया है कम से कम। अब तो पंजाब में ऐसा शुरू कर दिया है हमने, मतलब परिभाषा और टाइम लिमिट बदलने लगी। अब जब तक 3.5 साल नहीं बीते थे तब तक ये सब परिभाषा और टाइम लिमिट वेरिएशंस नहीं देखने को लोगों को मिल रहे थे, लेकिन अब होने लगा इनका। तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास या निश्चलानंद जी के पास क्या योजना है? हमको तो कोई योजना देखने को नहीं मिलती इनकी। अपने ही 4 आमनाय पीठों से सामंजस्य जब नहीं सध पा रहा है तो आप वैश्विक स्तर पर क्या सामंजस्य करेंगे?
तो स्थिति ये है कि इंटरनेशनल लेवल्स पर आपके आर्म सैंक्शंस को, परमाणु सैंक्शंस को, इकोनॉमिकल ट्रेड सैंक्शंस को हटाने के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कोई योजना नहीं। ऊपर से आपको गर्व इस बात का हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक से कुछ लोग आपसे किसी साल में किसी एक मुद्दे पर मार्गदर्शन लेने आए थे, उस बात को लेकर आज तक इनका ढिंढोरा पीटा जाता रहता है, जबकि वर्ल्ड बैंक भी लक्ष्यराज की ही संस्था है। वर्ल्ड बैंक से ही कर्जा मिल रहा है, IMF से ही कर्जा मिल रहा है पाकिस्तान को। इतना ही अगर वो लोग आपकी बात इतनी ही मान रहे हैं तो क्यों नहीं वहां से आप सैंक्शन करवा दे रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध? आपकी तो वो लोग बात मानते हैं ना, आपसे तो मार्गदर्शन लेते हैं। अतिशयोक्ति अलग विषय है, धर्म संप्रदाय अलग विषय है, जियोपॉलिटिकल वस्तुस्थिति अलग विषय है। जितनी दृढ़ता थी सद्दाम हुसैन के व्यक्तित्व में, मैं एज अ डिक्टेटर बात कर रहा हूं, यहां मैं उसको अच्छा नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब हमारी पीढ़ी के लोग सचिन को और गांगुली को और अनिल कुंबले को देखा करते थे, तब हम ये उस उम्र में 5 साल 6 साल की उम्र में ये हम देखते थे गद्दाफी क्या कर रहा है, सद्दाम क्या कर रहा है, जबकि हमारे क्लासमेट्स को न पता था गद्दाफी क्या है और लीबिया क्या है और सीरिया क्या है और इराक क्या है और कुवैत में कब हमला हुआ और सद्दाम हुसैन क्या है, उनको नहीं पता होता था। तब से हम इस विषय पर अलर्टनेस रखे हुए उस छोटी सी उम्र से। तो सद्दाम हुसैन क्रूर शासक था, कोई संदेह नहीं, म्लेच्छ तंत्र का एक वो भी प्यादा था, कोई संदेह नहीं, लेकिन मोदी की अपेक्षा वो अधिक मजबूत और निर्णायक व्यक्तित्व का धनी था। उसकी तानाशाही, उसका जो तेवर था वो मोदी से बहुत गुना था। वो तो कुछ कर ही नहीं पाया इंटरनेशनल सेक्शंस के आगे, आप कर देंगे? आप अलग अलग देशों में कैद अपने सैन्य अफसरों को छुड़वा नहीं पा रहे हैं, जबकि हैसियत आपकी ये है मीडिया प्रचार के अनुसार कि आप रूस और यूक्रेन का वार रुकवा दिए हैं। वाह, उसको लेकर कितना पोलराइजेशन किया जा रहा है वोट बैंक का। तो जितने भी देश इस प्रकार से, अच्छा अभी जो एड दी जाती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो एड आते हैं AID, वो एडवर्टाइजमेंट वाला एड नहीं, एड मतलब वो सहयोग वाला, सहयोग राशि जो मिलती है वो बंद हो जाए। 80 करोड़ जनता जिस देश की सरकार के और राशन के लिए टुकुर टुकुर ताकती है, वो कौन सा युद्ध लड़ने की स्थिति में है? वो किस प्रकार से अपनी रक्षा करेगी? उसको तो अपने पड़ोसी से नहीं बन रहा है, अपने उसके ऊपर संकट आने पर एक दूसरे के साथ खड़े नहीं हो सकते। वो एक इंटरनेशनल सोसाइटी के रूप में क्या करेंगे कि सोशल मीडिया पर लिखने से कि भारत एक है, सोशल मीडिया पर लिखने से वो आपका वो जो अंदर में भावना होनी चाहिए वो तो आपकी ठीक हुई नहीं। ये तो हिंदुओं का हाल है कि जो ओवैसी उनको काटने की बात खुलेआम करता है और उसी के लिए काम करता है, उसका केवल 8 अक्षर पाकिस्तान मुर्दाबाद इतना ही मात्र डिप्लोमेटिक वक्तव्य सुनकर ये लोग नाच पड़े हैं धोती खोलकर कि वो हमारा बाप है। ये हिंदुओं का हाल है और इस मेंटलिटी के साथ आप शत्रु को पहचानेंगे और लड़ेंगे। और ऐसे हिंदू हमको रणनीति और कूटनीति सिखाने आते हैं, जो आज ओवैसी के महिमा मंडन करते फिर रहे हैं। ये मतलब किस प्रकार की दूरदर्शिता है यहां के हिंदुओं की, मुझे बात समझ में नहीं आती है। समाज जो है वो ऐसे मस्ती में अफीम चाट कर पड़ा हुआ है कि उसको पता ही नहीं कि उसके ऊपर कौन सा काल सर्प मंडरा रहा है। आज हाल क्या है, राफेल का सोर्स कोड मांग रहा है भारतीय सैन्य बल की, सोर्स कोड दो भैया, हम अपना उसको डिप्लॉय करेंगे हम अपने लोकल वेपन्स में। राफेल बनाने वाली कंपनी कर हम नहीं भेज सकते, बाकी देश भी डिमांड करेंगे। राफेल डील भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस की सरकार भी राफेल डील से खूब मुनाफा कमाना चाहती थी, बीजेपी भी खूब मुनाफा कमाना चाहती थी। बस बीजेपी का कहना है कि राफेल घोटाला कांग्रेस ने किया, कांग्रेस का कहना है कि राफेल घोटाला बीजेपी ने किया। बस क्या है ना, वो कमीशन हमको नहीं मिला इसीलिए अंगूर खट्टे हैं। बस बीजेपी को कमीशन मिल जाए तो डील बहुत अच्छी, कांग्रेस को कमीशन मिल जाए तो डील बहुत अच्छी, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। अब बताओ, जब कांग्रेस वो डील कर रही थी तो 126 राफेल की डील हुई थी, प्राप्त मीडिया आउटलेट्स के अनुसार 126 राफेल के लिए अनुमानतः 50 से 60 हजार करोड़ की डील हुई थी। 126, जिसमें 126 में से 108 राफेल का प्रोडक्शन तो HAL जो भारत की घरेलू उड्डयन कंपनी है वो करेगी, विमानन कंपनी है वो करेगी, और 3 से 4 साल में ये डिलीवर किया जाएगा। और सर्विस कॉस्ट इत्यादि भी इसमें इंक्लूड था। इसमें बहुत कुछ जो है वो सम्मिलित था, मतलब कोड इत्यादि सम्मिलित था, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ लोकल बन रहेगा फिर ना, ऐसा एक प्रोजेक्ट लाया गया था। बीजेपी की सरकार में वो राफेल डील 126 से घटकर लगभग 36 के आसपास हो गई थी।
जिसमें घरेलू उत्पादन कितने राफेल का, जहां तक मीडिया आउटलेट्स का रिपोर्ट करती है, 0। क्या कोई सर्विस इत्यादि की बात है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है? नहीं। और सर्विस जो इंक्लूडेड थी क्या? नहीं। 2700 करोड़ तो केवल सर्विसिंग का वो चार्ज कर रहे थे। 126 विमान 50 से 60 हजार करोड़ में, या 36 विमान 60 हजार करोड़ में, इनकी संख्या में लगभग 3.5 गुना का अंतर पड़ रहा है। कमीशन किसको मिलेगा, यह महत्वपूर्ण बात है। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस वो डील बिल्कुल देशभक्ति के साथ कर रही थी, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी कर रही थी, लेकिन सैन्य समझौतों में जो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होता, क्या सेना पॉलिटिक्स से प्रभावित नहीं होती? क्या सेना के हथियार पॉलिटिशियंस तय नहीं करते? क्या सेना के पॉलिटिकल डील्स सेना खुद करती है कि वहां पर पॉलिटिशियन ही बैठता? और क्या वो पॉलिटिशियन उस मंत्री या उस कैबिनेट में वोट बैंक से नहीं गया है? क्या वो वोट बैंक बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान के पोलराइजेशन पर आश्रित नहीं है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि फौज में हिंदू मुसलमान का फैक्टर लागू नहीं होता है? फौज का हथियार जो नेता पास कर रहा है, फौज का फंड जो नेता पास कर रहा है, फौज का रक्षा मंत्री तक जो चुनाव लड़के बना है, वो भी हिंदू मुसलमान वोट पोलराइजेशन से बना है। और आप कहते हैं फौज पर हिंदू मुसलमान लागू नहीं होता। अब मूर्ख किसको बना रहे हैं, फौज को, नेता को, कि जनता को? आप कहते हैं कि समाज जो है वो जाति से टूट रहा है, जाति अगर हटा दी जाए तो समाज नहीं टूटेगा। हे भले मानसों, जाति जो है वो समाज को तोड़ती नहीं, जोड़ती है। इसको तुम तब समझोगे जब तुम यह जानोगे कैसे जाति के कारण समाज एकजुट होता है अंदरूनी रूप से। और रही बात एक दूसरे से लड़ने की, तो एक दूसरे से लड़ना सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आता, वो तुम्हारा निजी द्वेष है। क्या एक दूसरे से परिवार नहीं लड़ रहा? क्या पारिवारिक स्तर पर झगड़े नहीं हो रहे हैं? यदि तुम ये कहते हो कि जाति पूछ कर नहीं मारी, धर्म पूछ कर मारा, इसलिए तुमको अपने धर्म को बचाना चाहिए, तो धर्म पूछ कर मारने के तो इक्का दुक्का मामले हैं, जाति पूछ कर मारने के तो हजारों हजार केस हैं। बिहार, यूपी पूरा देख लो, साउथ में देख लो। तो वहां क्यों नहीं कहते हो कि जाति के कारण तुम मारे गए इसलिए जाति को बचाओ? कहना चाहिए ना। जाति विहीन धर्म टिकता ही नहीं है। जाति विहीन धर्म अस्तित्व विहीन होने लग जाता है। इंडिविजुअल धर्म किसी का नहीं चल सकता है। सनातन धर्म का जो पुनर्जन्म सिद्धांत है वही जाति व्यवस्था के मूलभूत शास्त्रीय आधार का केंद्र है। उसको हटा देंगे तो आप 1 से 2 पीढ़ी जाते जाते कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। केवल रिलीजन फॉर्म में हिंदू रखने से, नाम लिखने से हिंदू नहीं बनेंगे। अच्छा चलो, आज एक यूटोपियन अजम्पशन लेते हैं हम। यूटोपियन अजम्पशन में भी हमने माना कि जाति बिल्कुल हट गई है। कौन पहल करेगा? ब्राह्मणों के पास तो जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्षत्रियों के पास भी नहीं, जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पास नहीं है। जाहिर सी बात है जिनके पास जाति प्रमाण पत्र है वो अपनी जाति छोड़ेंगे। तो क्या उनको तुम जाति छोड़ने के लिए कहते हो? जब भी जाति पाति छोड़ने की बात आती है तो उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय ही आगे क्यों होते हैं? ब्राह्मण क्षत्रियों के गुरु और नेता ही आगे क्यों होते हैं? अन्य जातियों के नेता खड़े होकर क्यों नहीं कहते कि हम अपनी जाति पहचान को छोड़ते हैं, जाति प्रमाण पत्र जलाते हैं, आज से हम जाति पाति नहीं मानेंगे? क्यों? आप अपनी जाति पकड़े या छोड़ें, अगला तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो तो छोड़ेगा नहीं। सरकार खुद जाति प्रमाण पत्र को अवैध क्यों नहीं कह देती? अगर जाति इतनी ही बुरी है और जाति से इतना ही समाज टूट रहा है तो सरकार ही तो तोड़ रही है फिर जाति प्रमाण पत्र देकर। चलो, मोहन भागवत ने कहा जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई, तो पंडित कहते हैं चलो हम जाति अब नहीं रखेंगे, तब तो हम अबोलिश कर रहे हैं जाति प्रथा को, तब सरकार क्यों उसको ढो रही है भाई? अब अगर तुम कहोगे कि सरकार जो है वो तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा किए गए अत्याचार का बदला चुकाने के लिए उनको बेनिफिट दे रही है, तो बेनिफिट जब उनको दे रही है तो जो जातियां पहले रिजर्वेशन में नहीं थी अचानक से कुछ साल के बाद रिजर्वेशन में क्यों आ जाती हैं? अथवा उन्हीं जातियों के बीच में जाति संघर्ष कैसे देखने को मिलता है कि यादवों ने चमारों को पीटा तो चमारों ने पासवानों को पीटा? ये क्यों मीडिया में सुनने को मिलता है? अच्छा, दलित के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो महादलित, उन महादलितों का दलितों ने शोषण कर दिया क्या? आप ओबीसी को बताते हैं बैकवर्ड कास्ट है, यहां तो ओबीसी कई राजघरानों में रहे हैं, राजघरानों वाले लोगों को आपने रिजर्वेशन दे रखा ओबीसी बोलकर, यह कह के कि उन पर शोषण हुआ है। ठीक है भैया, अगर उन पर शोषण हुआ तो आज बहुत से ओबीसी लोग कैसे कथित दलित और महादलित पर शोषण करते देखे जा रहे हैं? यदि जाति इतनी ही बुरी है तो आपने फिर एक शास्त्रीय व्यवस्था जो आदिकाल से चली आ रही उसके स्थान पर एक वैकल्पिक वैमनस्यपूर्ण एसटी एससी ओबीसी जनरल क्यों बांट कर रखा है? आपको नहीं बांटना चाहिए था। अच्छा चलो, वो भी हट गया। एक और भी
अपग्रेडेड यूटोपियन अजम्पशन में हम जाते हैं, कहते हैं कि हमने पूर्णतया जाति को हटा दिया, तब क्या होगा? तब भी आप मारे जाएंगे। क्या तब पार्टियां नहीं रहेंगी? समाज अपने आप को बांटने के लिए अलग अलग तरीके तब भी खोज लेगा। समाज स्वयं को तब पार्टियों में बांटेगा, कोई भाजपाई होगा, कोई कांग्रेसी होगा, कोई तृणमूल में जाएगा, कोई शिवसेना में जाएगा, कोई समाजवादी में जाएगा, कोई मायावती में जाएगा, कोई डीएमके में जाएगा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी में जाएगा, कोई अकाली दल में जाएगा। कोई भी व्यक्ति पूरे समाज को एक सूत्र में कभी नहीं बांट सकता है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। आप अगर जाति को हटाते हैं, आजीविका की भीषण समस्या, सामाजिक संगठन दंड से टूटेगा, कन्वर्जन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, फिर भी क्या होगा? उस स्थिति में ईसाई या मुसलमान ही आप बनेंगे। और अगर कल्पना भी कर लें कि नहीं बनेंगे, उस स्थिति में भी आप जब महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको क्या कहकर मारा जाएगा? आप मराठी नहीं बोलते हैं इसलिए मार दिए जाओगे, आप इधर कन्नड़ नहीं बोलते तो आप मार दिए जाओगे, उधर आप तमिल नहीं बोलते या तमिल पुराना की संस्कृत पुराना, इस पर आप जो है सो लड़ते फिरेंगे। तो अपने आप को बांटने के लिए समाज एक वैकल्पिक व्यवस्था को सदैव खोजेगा। जाति व्यवस्था हटा देने से वैमनस्य समाप्त हो जाएगा क्या? एक व्यक्ति जो पासवान जाति का है वो आईएएस बनता है, दूसरा व्यक्ति पासवान जाति का है वो डॉक्टर बनता है, तीसरा व्यक्ति पासवान जाति का है वो टीचर बनता है, चौथा व्यक्ति पासवान जाति का है वो रिक्शा चलाता है। अब बताइए चारों व्यक्ति एकजुट हैं कि नहीं है? अगर ये चारों अलग अलग जाति के होते तो समझ में आता कि जाति प्रथा के कारण समाज टूट रहा है, एकजुट नहीं है। चारों व्यक्ति क्या यहां पर एक ही समुदाय के होकर एकजुट हैं? क्या वो आईएएस, क्या वो डॉक्टर, क्या वो टीचर और क्या वो रिक्शा वाला, सभी एक ही जाति के होने के बाद भी क्या आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे? छोड़िए, एक ही ऑफिस में काम करने वाला वो आईएएस और उसका प्यून एक ही जाति का होने पर भी आईएएस की बेटी से शादी करेगा? नारायण। तो समाज अपने आप को बांटने के लिए सदैव एक मार्जिन तैयार करता है। यदि उसको प्राकृतिक मार्जिन नहीं मिलेगा तो वो अपने लिए वैकल्पिक मार्जिन तैयार करेगा। तो वो खुद को बांटेगा जाति में, अगर नहीं तो खुद को बांटेगा भाषा में कि हम तो मराठी बोलते हैं। तब वो नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो पूछेगा तुम कौन सी भाषा बोलते हो। तो फिर क्या कहेंगे? भाषा भी हटा दो, सब साइन लैंग्वेज का प्रयोग करो। फिर वो क्या कहेगा? चमड़ी के रंग पर आएगा। जहां पर अलग अलग जातियां नहीं थी वहां भी चमड़ी के रंग को लेकर कितना अधिक उपद्रव हुआ है, कितना अधिक नृशंस क्रूर हुआ है, ये आपको मेरे उस वीडियो में मिलेगा जहां हमने बनाया है अपने ओरिजिनल चैनल पर, दास प्रथा का रहस्य। उस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा। भाषा को लेकर, नस्ल को लेकर, आजीविका को लेकर, लिंग को लेकर, स्त्री पुरुष नपुंसक समलैंगिक प्लस 72 अदर्स, रवि गुप्ता कहता है ही सी दे दड़ाम, उस पर भी झगड़ा होगा। आपकी जाति कोई नहीं पूछेगा, भाषा कोई नहीं पूछेगा, तो लिंग को लेकर झगड़े होंगे, स्त्री पुरुष के झगड़े, स्त्री पुरुष नपुंसक के झगड़े, स्त्री पुरुष समलैंगिक के झगड़े, ये होंगे। समाज फिर भी स्वयं को बांटेगा। उस पर भी अगर नहीं बांटेगा तो आहार तक में बांटेगा। एक वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन में भी एक वीगन है, उसमें एक फिर जो है वो मांसाहारी है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस के बाद भी वो है नॉन वेजिटेरियन, उसके बाद भी वो केवल, अब नॉन वेजिटेरियन और कार्निवोरस ऐसे अलग होते हैं। कार्निवोरस में तो खैर बिल्कुल मांसाहारी पशु पक्षी आ गए, लेकिन अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो भी उसमें कोई अंडा नहीं खाता है। नॉन वेजिटेरियन में भी बकरा खा लेंगे, गाय नहीं खाएंगे। कोई गाय खा लेगा उससे झगड़ा होगा, कोई गाय खाएगा लेकिन जर्सी वाला खाएगा, लोकल नहीं खाएगा, देसी नहीं खाएगा, वहां दोष लग जाएगा। मतलब फिर भी बटेगा ना समाज। यदि आप जाति में नहीं बांटेंगे तो पार्टी में बांटेंगे, पार्टी में नहीं बांटेंगे तो भाषा में बांटेंगे, भाषा में नहीं झगड़ा होगा, युद्ध नहीं होगा तो रंग में बांटेंगे, फिर नस्ल में बांटेंगे, फिर आजीविका में बांटेंगे, लिंग में बांटेंगे, आहार में बांटेंगे, कुछ में नहीं, इकोनॉमिकल स्तर पर तो आप बांटेंगे ही बांटेंगे। धनी और गरीब सदैव बने रहेंगे। और अगर यहां पर भी आप एकजुटता लाना चाहेंगे तो सीधे होगा गृह युद्ध, फिर होगा रशियन रिवॉल्यूशन के समान भीषण खूनी नरसंहार, और फिर गीत गाइएगा ब्लडी संडे के नाम से। ब्लडी संडे गीत सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने होंगे तो यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। तो समाज सदैव स्वयं को बांटता है, समाज एकजुट हो नहीं सकता। समाज की एकजुटता हृदय से होती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, इस भाव से समाज एकजुट होता है। और यह समाज पहले एकजुट था महाराज मनु के समय। यह समाज एकजुट था जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्य था, युधिष्ठिर जी का राज्य था, विक्रमादित्य जी का राज्य था, हरिश्चंद्र जी का राज्य था। ये सभी भगवान मनु के अनुसरण करता थे। अच्छा, नई नई जातियां भी सुनने को मिलने लगती हैं, नए नए सरनेम से नई नई जातियां बन जाती हैं। सरकारी रिकॉर्ड तो यही कहता है ना कि अमुक सर्वे में इतनी जातियां थी, अमुक सर्वे में इतनी जातियां पाई गई। ये दो सर्वे के बीच में इतनी जातियां कहां से पैदा हो गई भाई?
और उन जातियों को जो नया नया जो अभी पैदा हुआ, जो अभी नए नए सर्वे में इंक्लूड किया गया, उन पर भी 5000 साल पहले शोषण हो रहा था। अरे भैया वो तो पिछले सर्वे में जाति ही नहीं थी, अभी तो नई नई वो जाति इंक्लूड हुई है कथित रूप से। तो 5000 साल पहले किस पर शोषण हो गया? उनका पूर्वज किस जाति का था? फिर ये पूरा का पूरा जो जाति जनगणना का जो षड्यंत्र है वो कांग्रेस पहले लेकर आई और कांग्रेस की उस योजना का भाजपा ने विरोध किया। आज वही योजना लाकर भाजपा उसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है। और अभी 10 दिन पहले बड़ी बेशर्मी से लोग कहते थे जाति पाति मिटाओ, आपस में सब भाईचारा से रहो। आप समाज को एकजुट कर ही नहीं सकते इस बेसिस पर नहीं। बेसिस क्या होगा? मानवता, उदारवादिता। लेकिन उसमें भी विभाजन पूर्वक ही उदारता हो सकती है। एक ही साथ सबको मिला देने से जो सांकर्य उत्पन्न होगा ना, वो सांकर्य प्रोडक्टिविटी को नहीं अपितु डिस्ट्रक्शन की ओर, उत्पादकता की ओर नहीं अपितु विनाश की ओर ही आपको लेकर जाएगा। रणवीर सेना क्यों बनी थी? जातीय नरसंहार के कारण ही बनी थी। एक खास जाति का होने के कारण लोगों को मारा गया था और वो उच्च स्तरीय कथित जाति के ही लोग थे। गांधी की हत्या के बाद जातीय नस्लीय नरसंहार ही हुआ था। ब्लैक लाइफ्स मैटर में तो जाति नहीं थी, वहां क्यों उतना उपद्रव हो गया? वहां रंग के नाम पर लोग लड़ लिए, चमड़ी के रंग के नाम पर लड़ लिए लोग, पार्टी के नाम पर कितने मुद्दे हो जा रहे हैं आपस में वैमनस्य के। वहां तो जाति का फैक्टर कोई नहीं देखने जाता। जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया था तो जाति थी वहां पर। पाकिस्तान में जाति पूछकर तो नहीं मार रहा है, वहां तो केवल सीधे सीधे काफिर और ईमानदार वाला मुद्दा, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है सीधे सीधे। भाषा को लेकर झगड़ा होगा, फिर मराठी, कन्नड़, गुजराती, कश्मीरी, बंगाली, हर भाषा का व्यक्ति एक दूसरे से लड़ेगा। वहां भी जाति का फैक्टर काम नहीं। कहीं क्षेत्रीयता के नाम पर, कहीं नस्लवाद के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं पर पार्टी के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर युद्ध होगा, क्योंकि वही निरक्षराज की पूरी योजना है। लेकिन इसमें जब बंटना ही है तो शास्त्रीय व्यवस्था के आधार पर क्यों न सुदृढ़ व्यवस्थित रहें? जो हमारे पूर्वजन्म को निर्धारित करता है, हमारे पुनर्जन्म को परिभाषित करता है, उस शास्त्रीय सती मूले तद्विपा को जात्यायुर्भोगा उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता, शाश्वत जाति व्यवस्था की शास्त्रीय प्रणाली को विशुद्ध रूप से पूरे औदार्य के साथ, कर्तव्य बोध के साथ निभाने की अपेक्षा हम उसको हटा दें और काल्पनिक युद्ध को बुला लें, भाषा के नाम पर, पार्टी के नाम पर, नस्ल के नाम पर, लिंग के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर, तो इससे देश विकसित हो जाएगा, इससे बहुत बढ़िया विकास हो जाएगा, इससे बहुत एकजुटता आ जाएगी समाज में। इन सब बातों पर गौर करो। आगे के अनुभागों में हम आपको और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे वर्तमान परिस्थितियों के बारे में। This video may get deleted soon. Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you. यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है। कृपया थर्ड पार्टी ऐप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं।